सुनीता जी ने पूरी रसोई छान मारी, मगर उन्हें कहीं बेसन का डिब्बा नजर नहीं आया। उनके पति मुकेश जी को बारिश के मौसम में पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा था। वे बाहर बरामदे में बैठे पकौड़ों और चाय का इंतजार कर रहे थे। सुनीता जी को याद आया कि पिछली बार उन्होंने बहू रीना से पूछे बिना बेसन की कड़ी बना दी थी। तब रीना ने उन्हें गुस्से में कह दिया था, मम्मी जी, आप जानती हो आपके बेटे निखिल और मुझे कढ़ी बिल्कुल पसंद नहीं, फिर आपने खाने में कढ़ी क्यों बना दी? ना रीना खुद कभी कढ़ी बनाती, ना बनाने देती, और अब तो शायद बेसन का डिब्बा भी कहीं छुपा दिया था रीना ने, ताकि मैं उससे बिना पूछे कभी कुछ ना बनाऊं। सुनीता जी का मन तो किया कि रीना के कमरे में जाकर पूछ ले कि बेसन का डिब्बा कहाँ पड़ा है, मगर आज रविवार था और रविवार को रीना 10 बजे से पहले कभी उठती नहीं थी। रीना का कहना था कि उसके बेटे राहुल और पति निखिल की रविवार को छुट्टी होती है, तो मैं जल्दी उठकर क्या करूं? कहीं रीना फिर से गुस्सा ना करे, यही सोचकर सुनीता जी उसके कमरे में उसे जगाने नहीं गई और चाय के साथ बिस्किट लेकर वे बाहर आ गई। मुकेश जी बिस्किट देखकर बोले, अरे भाग्यवान, घर में बेसन खत्म था क्या? सुनीता जी बहू की कोई भी बात मुकेश जी से नहीं बताती थी। सुनीता जी बोली, हाँ शायद, तभी तो बिस्किट लेकर आ गई। रीना 10 बजे उठी, फिर खुद के और पति के लिए चाय और बेटे के लिए दूध बनाने लगी। अचानक से उसकी आवाज आई, मम्मी जी, यहाँ आइए जरा किचन में। मैंने यहाँ बिस्किट का एक पैकेट रखा था, वो कहाँ गया? सुनीता जी बोली, बहू, घर में नमकीन खाकरा कुछ भी नहीं था, तो हम लोगों ने चाय के साथ वो बिस्किट का पैकेट खा लिया। रीना आंखें बड़ी करके बोली, अब राहुल क्या खाएगा? उसको दूध के साथ बिस्किट बहुत पसंद है, आपको पता है ना? आप लोग मुझसे बिना पूछे किसी भी चीज को हाथ मत लगाया करो। सुनीता जी से भी आज रहा ना गया। वे बोली, बहू, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं किसी और की रसोई में खड़ी हूं। खैर, गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारे ससुर जी से कहती हूँ, वे अभी बिस्किट के पैकेट ले आएंगे। सुनीता जी ने झटपट मुकेश जी से बाजार से बिस्किट के पैकेट मंगवा दिए और बहू को लाकर रसोई में दे दिए। रीना बोली, मैंने फ्रिज में सारी सब्जियां रखी हैं, आप फटाफट सब काट लीजिए। आज मेरे मायके वाले सब लोग खाने पर आ रहे हैं। मेरे भाई भाभी, मेरी बहनें, सब लोग आ रहे हैं। अब इतने सारे लोग आ रहे हैं तो आप मेरी सहायता करेंगी तो फटाफट काम हो जाएगा। मैं नहा कर आती हूँ, तब तक आप सारी सब्जियां काट देना, आटा लगा देना और घर की सफाई कर देना। सुनीता जी बोली, बहू, तुम्हें तो पता है मेरे घुटनों में दर्द रहता है, मैं इतने सारे काम अकेली नहीं कर पाऊंगी, और मैं नहा भी चुकी हूँ। नहाने के बाद मुझसे घर की सफाई नहीं हो पाएगी, मेरी साड़ी भी गंदी हो जाएगी, तो मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। रीना बोली, मम्मी जी, आप भी क्या बच्चों जैसी बात करती हैं? मैं तो पूरे घर की साफ सफाई कर लेती हूँ, फिर भी मजाल कि मेरा दुपट्टा भी गंदा हो। रीना इसी तरह बात बात में सुनीता जी को टोक देती थी। वो उनसे घर का सारा काम भी करवा लेती और उन पर अपना वर्चस्व भी कायम रखती। कभी 2 लफ्ज सास की तारीफ में नहीं निकालती, बस उन्हें हमेशा कोसती रहती। उसे तो बस मौका चाहिए होता सास को 4 बातें सुनाने का। रीना अपने आप को कुछ ज्यादा ही होशियार समझती थी और सास को बेवकूफ। सुनीता जी तो रीना को अपनी बेटी जैसे रखती थी। निखिल उनका इकलौता बेटा था, उन्हें कोई बेटी नहीं थी। इस बात का मलाल उन्हें हमेशा रहा था, इसलिए वे बहू को बेटी जैसा प्यार देती थी। रीना की सारी गलतियां वो माफ कर देती थी। आज बहू के मायके वालों के आने की खुशी में सुनीता जी भी बहुत खुश थी। जैसा कि बहू कहकर गई थी, उन्होंने फटाफट सारी सब्जियां काट दी, आटा भी गूंथ लिया और किचन का पूरा स्लैब साफ कर दिया। फिर मुकेश जी से बोली, आप मिठाई ले आइए, रीना के मायके वाले आ रहे हैं। मुकेश जी का कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस था। धीरे धीरे निखिल भी वही बिजनेस संभालने लगा। लगभग 2 साल से मुकेश जी ने दुकान पर जाना एकदम बंद कर दिया था और अब पूरा बिजनेस अकेले निखिल ही देखता था। लगभग दोपहर के 1 बजे रीना के मायके वाले आ गए। वे लोग बहुत सारे उपहार भी साथ लाए थे और साथ ही रीना की मां ने उसके लिए गोंद, मेवे और बादाम से बने लड्डू भी भेजे थे। सभी को खाना खिलाने के बाद रीना अपने मायके वालों को लेकर अपने कमरे में चली गई और वे लोग वहां बातें करने लगे। सुनीता जी किचन का सारा बचा हुआ काम
अकेली कर रही थी, जिस वजह से उनके घुटने और कमर बहुत दर्द करने लगे। सारा काम निपटाकर वे थोड़ी देर अपने कमरे में आराम करने चली गई। थोड़ी देर बाद रीना आई और बोली, मम्मी जी, चाय का समय हो गया है। आपके हाथों की अदरक वाली चाय बहुत अच्छी होती है। सुनीता जी से उठा भी नहीं जा रहा था, मगर जैसे तैसे उन्होंने उठकर चाय बनाई और वे रीना के कमरे में सभी को चाय देने पहुंची। चाय पीकर रीना के मायके से आए लड्डू के डब्बे में से सुनीता जी ने 2 लड्डू उठा लिए। रीना चाय के कप किचन में रखने आई तो उसने देखा कि डब्बे में से 2 लड्डू गायब हैं। उसने तुरंत सुनीता जी को आवाज लगाई। सुनीता जी, जो कि हाथ में लड्डू लिए अपने कमरे में भी नहीं पहुंची थी, वो लड्डू लिए वापस आई तो रीना ने उनके हाथ से लड्डू छीनकर कहा कि ये मेरी माँ ने मेरे लिए भेजे हैं। उनसे मैंने कहा था कि मेरी कमर में दर्द रहता है, ये आपके लिए नहीं है। सुनीता जी रीना का ऐसा रवैया देखकर हैरान रह गई। रीना के सभी मायके वाले उसके कमरे से सुनीता जी को चोर निगाह से देख रहे थे। सुनीता जी अपने आप को अपमानित महसूस कर रही थी। उन्हें भी ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो कोई चोर हो। रीना उन्हें अपमानित करके अपने कमरे में जा चुकी थी। यहाँ सुनीता जी का रो रो कर बुरा हाल था। मुकेश जी से सुनीता जी के ये आंसू छिप ना पाए और उन्होंने सुनीता जी से पूछा, क्या हुआ है भाग्यवान? सुनीता जी बोली, मैंने हमेशा रीना की सारी गलतियां माफ की हैं, मगर आज का ये अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने क्या क्या नहीं किया बहू के लिए। काम करते करते कमर और घुटने बहुत दर्द कर रहे थे, इसलिए उसके मायके से आए 2 लड्डू उठा लिए। क्या मेरा इतना भी हक नहीं था? ये कहकर वो फिर से रोने लगी। मुकेश जी भी बहू के स्वभाव के बारे में जानते थे। थोड़ी देर बाद जब रीना सुनीता जी से बोली, मम्मी जी, सभी लोग शाम का खाना भी खाकर जाएंगे, आप रसोई में तैयारी करिए, मैं आती हूँ। मुकेश जी बोले, बहू, जब तुम्हारे मायके से आए 2 लड्डू सुनीता नहीं खा सकती तो तुम्हारे मायके वालों के लिए काम क्यों करे? तुम ही पूरा खाना बनाओगी अकेले, सुनीता जी नहीं आएंगी। रीना ये सुनकर दंग रह गई। अब रीना को सारा काम अकेले करना पड़ा। रात के 1 बजे तक रीना काम करती रही, जिस वजह से उसकी कमर में जोरों का दर्द होने लगा। दूसरे दिन रीना रसोई में आई तो उसने देखा कि सुनीता जी ने बहुत सारे गोंद, मेवे और बादाम के लड्डू बनाए थे, जो कि मुकेश जी ने बनवाए थे। मुकेश जी बोले, मैंने अपनी जमी जमाई दुकान बेटे को सौंप दी। इसका मतलब ये नहीं है कि सुनीता और मैं तुम लोगों पर आश्रित हो चुके हैं। अब तक मैं चुप था क्योंकि मैं बेटे बहू का सम्मान करता था, मगर बदले में सम्मान ना मिले तो हमें भी अपना रूप दिखाना आता है। रीना अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। दोस्तों, कभी भी बूढ़े माता पिता को हल्के में ना लें। वे तुम्हारी खुशियों की वजह से अगर चुप हैं तो इस बात का कभी फायदा ना उठाएं और उन्हें भरपूर सम्मान दें। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।